बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 की वसंत भाग 1 हिंदी की पुस्तक का आज हम लोग चौथे पाठ का, जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें, इसका हम लोग पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। तो इस पाठ में एक छोटी सी बच्ची चांद से बातचीत कर रही है और वो चांद से क्या पूछती है और क्या उसके बारे में कहती है, ये हम लोग इस पाठ के माध्यम से फिर से देखेंगे। और चांद से थोड़ी सी गप्पें, इसके हैं लेखक शमशेर बहादुर सिंह। चांद से थोड़ी सी गप्पें। शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह की लिखी हुई ये कविता है, जिसमें उन्होंने एक छोटी बच्ची के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया है कि बालिका द्वारा चाँद की जो विशेषताएं बताई गई हैं, उसके बारे में हम लोग इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। और इसके जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, इनकी इस कविता में एक बालिका द्वारा चाँद की विशेषता बताई गई है। और कवि का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था और उनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। इन्होंने वहीं से एमए तक की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इनमें प्रमुख है कहानी, नया साहित्य, माया, मनोहर कहानियाँ, नया पथ आदि। उर्दू हिंदी शब्दकोश में, शब्दकोश कहते हैं डिक्शनरी को, उर्दू हिंदी शब्दकोश में हिंदी संपादक के रूप में कार्य करते रहे। कवि ने अपनी कविताओं में प्रकृति के सुंदर और नयनाभिराम चित्र अंकित किए हैं। इन्हें वर्ष 1977 में चुका भी नहीं हूँ मैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। प्रस्तुत कविता जो है वो इसमें कवि ने बाल सुलभ कल्पनाओं का अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। और इस कविता में 10-11 साल की एक लड़की ने चाँद के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। और चाँद को घटने बढ़ने की बीमारी है। कभी कभी आकाश में गोल और आधे रूप में दिखाई देते हैं। कवि लोगों के माध्यम से कहता है कि तुम हमें नादान एवं बेवकूफ़ मत समझो। कभी बढ़ते हो तो कभी घटते हो। तब तक तुम दम नहीं लेते जब तक गोल नहीं हो जाते, और घटते बढ़ते रहते हो जब तक कि गोल ना हो जाओ। भले ही तुम अपने को कितना ही छिपाओ, मगर तुम्हारी यह बात किसी से छिपी नहीं है। लड़की कहती है कि चाँद, आप तो एकदम गोल हो, लेकिन फिर भी न जाने क्यों तिरछे नज़र आते हो। तुमने सारे आकाश को कपड़ों की भांति पहना हुआ है। हाँ, इस कपड़े में से तुमने अपना गोल चिट्टा, गोल मटोल मुँह अवश्य खोल रखा है। तुमने अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैला रखा है और आपकी बीमारी का पता है। और हमें आपकी बीमारी का पता है, यानी कि मुझे मालूम है कि आपको ये बीमारी है। और आप जब घटने लगते हो तब घटते ही चले जाते हो, और जब बढ़ने लगते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो। तुम तब तक दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाओ, और यही तुम्हें बीमारी है। यानी तुम 15 दिन घटते हो और 15 दिन बढ़ते हो। यह घटने बढ़ने की बीमारी तुम्हारी ठीक होने वाली नहीं है, ये हमेशा रहने वाली बीमारी है। यह चक्र चलता ही रहता है, यह प्रकृति का नियम है। तो इस तरह से इस पाठ के माध्यम से प्रकृति का जो चक्र है उसके बारे में कवि ने बताने की कोशिश की है। अब हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं कविता की पंक्ति, जिसमें शुरू में लिखा हुआ है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना।
गोल चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे। तो यहाँ पर लड़की जो है चाँद से पूछती है कि आप गोल हैं खूब मगर तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। तो यहाँ पर तिरछे का अर्थ होता है टेढ़ा, तिरछा, तिरछे यानी टेढ़े। और खूब का अर्थ होता है बहुत, खूब। खूब का अर्थ होता है बहुत। और कुल कहते हैं सारा, कुल, सारा। और फिर इसके बाद चिट्टा, गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो चिट्टा कहते हैं सफ़ेद को, गोरा चिट्टा मतलब सफ़ेद। और पोशाक कहा जाता है वस्त्र को, और सिमत मतलब दिशाएं। पोशाक, वस्त्र और सिमत मतलब दिशाएं। सिमत मतलब दिशाएं। तो तिरछे का अर्थ है टेढ़े। कवि जो है कहते हैं कि बाल सुलभ कल्पनाओं में चांद के तारों जड़ित वस्त्र का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर चांद को देखकर एक 10-11 वर्ष की उम्र की लड़की कहती है कि चांद तुम तो एकदम गोल हो, लेकिन कुछ तिरछे नज़र आते हो। फिर भी न जाने क्यों चांद को देख तिरछे नज़र आते हो, और यह तारों जड़ा पूरा आकाश आपकी पोशाक है और आप इसे पहने हुए हैं। इस पोशाक को आपने चारों ओर इस तरह फैला रखा है कि इसके बीच से गोरा चिट्टा और गोल मटोल चेहरा दिखाई देता है। गोल है खूब मगर, वो चांद को कहती है कि आप तो गोल हैं, खूब गोल हैं, बिल्कुल गोल हैं। आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, फिर भी न जाने क्यों आप तिरछे नज़र आते हैं। और आप पहने हुए हैं कुल आकाश, आप कुल आकाश पहने हुए हैं। तारों जड़ा आप कुल आकाश पहने हुए हैं और इस पोशाक को चारों दिशाओं में फैला के रखा है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हम लोग जहाँ तक देखते हैं वहाँ तक हमें आसमान ही आसमान दिखाई देता है, और चंद्रमा का केवल गोल मुख दिखाई देता है। कभी वो गोल रहता है, कभी तिरछा रहता है, घटता बढ़ता रहता है। तो ऐसा लगता है रात में जब तारे दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है, जब चंद्रमा शाम को ही दिखाई देता है अंधेरा होने के बाद, तो जब हम लोग चाँद को देखते हैं तो केवल चाँद नज़र आता है और तारे नज़र आते हैं। जिधर भी देखते हैं हम लोग तारे नज़र आते हैं और वो चाँद का गोल मटोल गोरा चिट्टा चेहरा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि उसने तारों जड़ा आसमान रूपी वस्त्र को पहन रखा है, यानी कि पूरे आसमान में जो आसमान जो है वो उसका वस्त्र है, और रात में वो काला दिखाई देता है और उसमें तारे चमकते रहते हैं। ऐसा लगता है कि चाँद की पोशाक में तारे जड़े हुए हैं, उसकी पोशाक में सितारे लगे हुए हैं और वो चमक रहे हैं, और उसने चारों तरफ अपनी पोशाक को फैला रखा है। और ऐसा लगता है जैसे केवल उसका मुख ही खाली दिखाई दे रहा है और बाकी उसकी पोशाक ही दिखाई दे रही है। तो लड़की जो है वो चाँद को कहती है कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत मतलब चारों दिशाओं में आपने अपने वस्त्र को, अपनी पोशाक को फैला रखा है। दूर तक आपकी पोशाक फैली है और उसमें तारे जड़े हुए हैं, और आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे। और आप न जाने कैसे तिरछे नज़र आते हैं। तो यहाँ पर लड़की जो है वो पोशाक तारों को, आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं उसे उसकी पोशाक मानती है और कहती है कि आपने तारों जड़ी पोशाक पहन रखी है और केवल आपका गोरा चिट्टा सफ़ेद मुख ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो है
अब आगे हम लोग पंक्ति पढ़ेंगे। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं। बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो लड़की है वो चंद्रमा के बारे में कहती है कि लड़की चांद से बातें हुए करते हुए कहती है कि वाह, आपने मुझको बिल्कुल बुद्धू समझ रखा है। जैसे कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि आपको ये कौन सी बीमारी है, और मुझे सब पता है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप ये सोचते हैं कि हम तो बुद्धू हैं, हमें तो समझ में आता नहीं है, लेकिन आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, और दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। और जब बढ़ना शुरू करते हैं तो इतना बढ़ते हैं कि बढ़ते बढ़ते गोल हो जाते हैं, और यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। और ये मरज आपका अच्छा होने में नहीं आता है, यानी कि जब तक आप बिल्कुल गोल नहीं हो जाते हैं तब तक बढ़ते रहते हैं, और मुझे पता है कि यह आपकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है निरा, और निरा का अर्थ होता है बिल्कुल। निरा, निरा का अर्थ है बिल्कुल। और निरा बुद्धू यानी कि बिल्कुल ही बुद्धू समझ रखा है। दम न लेना यानी कि विश्राम न करना। दम न लेना, दम न लेना, विश्राम न करना। दम न लेना, विश्राम न करना। तो इस तरह से यहाँ पर और मरज कहते हैं बीमारी को, रोग को। मरज मतलब बीमारी, रोग। और इस तरह से यहाँ पर लड़की जो है चांद के घटने बढ़ने को बीमारी बताती है, और कहती है कि ये बीमारी आपकी अच्छी होने में ही नहीं आती है। तो यहाँ पे कवि ने इन पंक्तियों में बाल मन की कल्पना को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। और लड़की चांद से बातें करते हुए कहती है कि चांद हमको पूरी तरह से बुद्धू समझता है। वो ये नहीं जानता कि मैं ये अच्छी तरह से समझती हूँ कि आपको ये बीमारी है। जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही जाते हैं, यानी कि दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल गोल ना हो जाए। तो यहाँ पे गोल होना जो है, इस अर्थ में भी गोल हो जाना यानी कि बिल्कुल ही दिखाई ना देना, और जब घटते हैं तो घटते घटते बिल्कुल जो है गोल हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते हैं। तो इस तरह से लड़की जो है चाँद से बातें करते हुए अपने मन की बात कहती है, और पूरे आसमान को उसका वस्त्र कहती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। और इसमें कविता से के अंतर्गत पहले दिया हुआ है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से। लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हैं? तो संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है। ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर तारे जड़े हुए हैं। और यहाँ पर दिया है कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ।
तो यहाँ पर पूर्णिमा के दिन जो है चाँद ने गप्पे लगाई होंगी, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो यहाँ पे दिन और कारण देना है। तो पूर्णिमा क्योंकि इस दिन चाँद पूरा गोल दिखता है और अष्टमी से पूर्णिमा के मध्य चाँद का आकार धीरे धीरे बढ़ते हुए पूर्णता को प्राप्त करता है और प्रथमा से अष्टमी के मध्य कृष्ण पक्ष में चाँद घटता जाता है। और मेरे विचार से कवि ने चाँद से गप्पे अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होंगी। तो अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चाँद ने गप्पे लगाई होंगी। तो यहाँ पर जो है ये प्रश्न यहाँ पे तीसरा जो दिया हुआ है कि नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चाँद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बी ल कु ल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपनी ढंग से लिखकर दिखाओ। तो यहाँ पे कुछ शब्दों का लिखा जा सकता है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख के देखेंगे कि कौन से शब्द को किस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं वो छात्र कविता से के प्रश्नों को कर सकते हैं यहाँ पे। तो कविता से के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है उत्तर 2 हम लोग करेंगे कविता से। पहला हमने मौखिक रूप से बता दिया। दूसरा हम लोग यहाँ पे करेंगे कि मेरे विचार से कवि ने तो यहाँ पे पूर्णिमा कारण बताना है। तो पूर्णिमा इस दिन जो है चाँद पूरा गोल दिखता है। पूर्णिमा इस दिन चाँद पूरा गोल दिखता है। और दूसरा है अष्टमी से पूर्णिमा के मध्य अष्टमी से पूर्णिमा के मध्य चाँद का आकार धीरे धीरे बढ़ते हुए पूर्णता को प्राप्त करता है। चाँद का आकार धीरे धीरे बढ़ते हुए पूर्णता को प्राप्त करता है, पूरा गोल हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि वो पूरा गोल हो जाता है। और फिर है प्रथमा से अष्टमी के बीच। प्रथमा से अष्टमी के बीच चाँद घटता जाता है। कृष्ण पक्ष होता है ये। मेरे विचार से, अब यहाँ पे उत्तर हम लोग लिखेंगे, मेरे विचार से कवि ने चाँद से गप्पे, कवि ने
चांद से गप्पे अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होंगी। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होंगी। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होंगी। और अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न था कि कुछ शब्दों को अलग अलग करके कवि ने लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ और भी शब्द को अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गोल मटोल, तो इसको गो ल म टो ल, तो इस तरह से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। घटते, इसको भी लिख सकते हैं घटते। बढ़ते, इसको भी लिख सकते हैं बढ़ते, बढ़ते। तो कोई भी शब्द हो उसको इस तरह से अलग तरीके से लिखा जा सकता है। और अब यहाँ पर हम लोग अनुमान और कल्पना के प्रश्न को देखेंगे। और अनुमान और कल्पना में जो प्रश्न दिया है उसमें ये दिया है कि कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। तो यहाँ पर चांद के दिए गए जवाब को लिखना है। तो बच्चे ये अच्छी तरह से समझते हैं कि उसे लड़की जिस तरह से बोल रही थी तो उसे किस बात से चिढ़ हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यदि चांद आसानी से चिढ़ने लगे तो वह अपने घटते बढ़ते रूप से चिढ़ेगा, या चांद पर जो धब्बे दिखाई देते हैं उनसे चिढ़ेगा, और यदि कोई उसे लाल टमाटर जैसा कहेगा इससे वह चिढ़ सकता है। घटते बढ़ने के आकार को कभी न ठीक होने वाली बीमारी कहे जाने की बात पर चांद उत्तर देगा कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं तो एकदम सही हूँ। बीमारी तुमको होगी, तुम्हारे परिवार वालों को होगी। मैं तो अपनी इच्छा से छोटा बड़ा हो सकता हूँ, तुम तो नहीं। तो वो यही कहेगा कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, तुमको देखने में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है। और दूसरा प्रश्न है कि यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो, या तो कविता की तरह लिखो या तो पंक्तियों में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। तो ये छात्र स्वयं से करेंगे। पेड़ पर कविता लिखी जा सकती है, या इस पर जो है कहानी लिखी जा सकती है पेड़ की। तो गद्य या पद्य, गद्य कहते हैं जो वाक्य में लिखा जाता है, और पद्य कहते हैं जो कविता के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर अगर सूरज पेड़ से गप्पे लगा रहे हैं तो पेड़ के लिए ये लिख सकते हैं कि ए पेड़ तुम हो, कितने कल्याणकारी, छाया देते हो, भोजन देते हो, वर्षा का आधार हो, और धूप में खड़े रहते हो, हम लोग को छाया देते हो। तो ये पेड़ से गप्पे हो सकता है। और इसी तरह से बिजली का खंभा और सड़क, पेट्रोल पंप इत्यादि पर भी पंक्तियों में, कविता की पंक्तियों में या वाक्य में लिखा जा सकता है। जैसे हे सड़क तुम कितनी शक्तिशाली हो, तुम में इतनी सहनशीलता कहाँ से आई, तुम मुझे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती हो, मुझे सुविधा देती हो। तो इस तरह से बहुत सारे लिखे जा सकती हैं पंक्तियाँ। और यहाँ पर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, आगे अगले प्रश्न की ओर। बिजली का खंभा कहेगा
कि हे बिजली के खंभे, बिजली के खंभे से अगर गप लगाना हो और बात करना हो तो कहेंगे हे बिजली के खंभे, तुम क्यों लंबे खड़े हो, सिर पर तारों का जाले करंट मारते खूब हो, और तारों का जाल पहने हो और करंट मारते हो। तो इस तरह से बच्चे अपनी कल्पना से, अपने अनुमान से लिख सकते हैं। और भाषा की बात में यहाँ पे दिया है कि चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। तो गुलाबी पगड़ी, यहाँ पे मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। तो ये सब विशेषण है ई प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। तो जैसे कि गुलाब से गुलाबी, मखमल से मखमली, तो सब में ई प्रत्यय जोड़ने से बने, बड़ी ई प्रत्यय जोड़ने से बना है। तो यहाँ पर मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी खीर और जंगली जानवर, कश्मीरी पोशाक, कश्मीरी कन्या, ये सब हो सकता है। और अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न है गोल मटोल गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे चार चार शब्द युग्म सोच कर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो ये चार शब्द युग्म हो सकते हैं खाना वाना, चाय वाय, पानी वानी, मोल तोल। तो इसमें पहले वाले का तो अर्थ होता है लेकिन दूसरे का अर्थ नहीं होता है। खाना वाना, चाय वाय, पानी वानी, मोल तोल, ये सब जो है ये इसी तरह के शब्द हैं और इन्हीं से वाक्य बनाना है। और प्रश्न 3 जो दिया हुआ है, बिल्कुल गोल, कविता में इसके दो अर्थ हैं, गोल आकार का और गायब होना। चंद्रमा कभी कभी गायब हो जाता है, जब वो घटता है तो घटते 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 वो किसी दिन नहीं दिखता है। तो ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके दो दो अर्थ निकलते हैं। तो दो दो अर्थ वाले यहाँ पर शब्द कई होते हैं, जैसे पत्र, पत्र का अर्थ होता है पत्ता और चिट्ठी, और अंबर यानी कि वस्त्र और आकाश, और कनक यानी सोना और धतूरा। और अब यहाँ पर जो चौथा प्रश्न दिया हुआ है, चौथे प्रश्न में यहाँ पे दिया है कि ताकि, जबकि, चूँकि, हालांकि, कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो और ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। ताकि से वाक्य बनेगा जैसे कि आयुष मेहनत कर रहा है ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके, और तुम दवाई खा लो ताकि सुबह स्कूल जा सको। तो ताकि का प्रयोग जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जबकि, मदन ने राजेश की मदद की जबकि दोनों में शत्रुता थी। राजा भागा हुआ आया जबकि काफ़ी धूप हो रही थी, काफ़ी धूप में भी वो भागा हुआ आया। और चूँकि मैं बीमार हूँ इसलिए काम पर नहीं आ सकता। चूँकि उसे विद्यालय जाना था इसलिए वह जल्दी घर चला गया। हालांकि से बनेगा जैसे हालांकि इस साल वर्षा कम हुई परंतु फसल फिर भी अच्छी हुई। और हालांकि तुम ठीक कहते हो परंतु लोग नहीं मानते। तो इस तरह से यहाँ पे हालांकि का प्रयोग किया गया है। और 5वें प्रश्न में यहाँ पे दिया है गप, गपशप, गपबाजी, क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है, लिखो। तो गप, गपशप, गपबाजी सब मिलते जुलते शब्द हैं, तो इसमें जो है कोई अंतर ज़्यादा नहीं दिखाई देता। और जब खाली रहते हैं तो लोग बातचीत करते हैं, समय बिताते हैं, तो वही जो है गपशप, गपबाजी होती है। तो यहाँ पर ये सभी प्रश्न जो है भाषा की बात का बच्चे अपने से यहाँ पे पत्र और इसी तरह से और भी बहुत से शब्द होते हैं जिनके दो दो अर्थ होते हैं। जैसे जल, जल मतलब पानी भी होता है और जल मतलब जलना भी होता है। जब आग से कोई जलता है तो उसे जलना भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जल शब्द का दो दो अर्थ है। और पत्र का पत्ता, जैसे कि वृक्षों से पत्र गिरता है और दादी जी का पत्र आया है, तो इस तरह से पत्र यानी लेटर और पत्ता
ये दोनों अर्थ में प्रयोग होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को करने के लिए भी दी हुई हैं। कैलेंडर देखने का, हिंदी कैलेंडर और अंग्रेज़ी कैलेंडर जो होता है, इन दोनों में अंतर होता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो है, कृष्ण पक्ष का अर्थ होता है महीने का वह पक्ष 15 दिन जो पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर अमावस्या तक होता है, तथा शुक्ल पक्ष अमावस्या के अगले दिन यानी प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है 15-15 दिन का एक एक पक्ष होता है। तो आज के इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।